हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको व्याकरण में समास बताने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इसे कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ समास। तो हम लोग जानेंगे कि समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक एग्ज़ाम में कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या फिर मैट्रिक का हो या फिर 12th का हो, हर एक एग्ज़ाम में समास से क्वेश्चन अनिवार्य ही रहता है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा जानते हैं। क्या होती है समास की परिभाषा? तो समास की परिभाषा इस प्रकार से दिया गया है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक तथा नया शब्द समास कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तब समास कहलाता है। जैसे में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यहाँ पे आया है कि दो या दो से अधिक शब्द, तो जैसे गंगा जल है तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गंगा जल में कितने शब्द हैं? दो या दो से अधिक शब्द है और ये सब मिलके क्या बना? एक नया शब्द बना, गंगा जल। अर्थात हम कह सकते हैं गंगा का जल। दूसरा है जो इस प्रकार से एग्जाम्पल है, राजपुत्र राजा का पुत्र। तीसरा रसोई घर, रसोई के लिए घर। और इसमें जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है समास विग्रह और यहाँ दिया गया है समस्त पद। तो ये जो गंगा जल है ये कहलाएगा आपका समस्त पद। और जो गंगा जल को हम लोग क्या करते हैं कि गंगा का जल, ये जो विग्रह किए हैं ये कहलाएगा आपका समास विग्रह। आपके एग्जाम में गंगा जल दिया रहेगा और कहेगा कि इसका विग्रह करें, अर्थात समास विग्रह करें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे में आप देख सकते हैं राजपुत्र, तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। अगला क्या है? रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर। उसके बाद है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो इस प्रकार से हमने आपको समस्त पद का समास विग्रह करके बताया। चलिए अब जानते हैं समास से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है समास के दो पद होते हैं। अब समास से कितने पद होते हैं? तो दो पद होते हैं। तो पहला पद में दिया गया है पूर्व पद अर्थात पहला पद, और दूसरा में दिया है उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। अब ये पहला पद क्या होता है और दूसरा पद क्या होता है तो हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकता है कि पहला पद का मतलब होता है, जैसे लिखा गया है यथाशक्ति। तो आप देख सकते हैं कि यथाशक्ति में पूर्व पद क्या हो जाएगा? यथा, और उत्तर पद हो जाएगा शक्ति। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो इस प्रकार से है, रस भरा में पूर्व पद अर्थात रस भरा में जो है पूर्व पद क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा, एवं उत्तर पद क्या हो जाएगा? भरा। ठीक है। उसके बाद समास का जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस प्रकार से है। तो इसमें कहा जाता है समास का अर्थ। बच्चों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास का अर्थ है, तो आपको ध्यान में रखना है समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। आप जितने भी ये देख रहे हैं संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, ये कहीं ना कहीं समास का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अब है नंबर तीसरा पॉइंट, जो समास के महत्वपूर्ण पॉइंट में तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? एक बात आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अगर समास पूछे तो समास में आपको जवाब देना है दो शब्दों के मेल से समास बनता है। यदि पूछे आपसे कि दो वर्णों के मेल से क्या बनता है तो आपको बताना है संधि। अगर पूछे एग्जाम में कि दो वर्णों के मेल से क्या बनता है तब वो संधि पे टिक लगाना है। यदि पूछे कि दो शब्दों के मेल से क्या बनता है तो वो समास बनता है। अर्थात आपको बात ध्यान में रखना है, अगर शब्द कहे तो समास बनता है, यदि वर्ण कहे तो क्या बनता है? संधि बनता है। अब समझते हैं हम लोग समास के भेद कि आखिर समास से कितने भेद होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कृपया करके इसे ध्यान से समझें। तो कहते हैं यहाँ पे समास के भेद। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आइए समझते हैं ये 6 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला में आप देख सकते हैं जो लिखा गया है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास क्या है हम जानते हैं। तो कहता है कि जिन शब्दों के प्रारंभ अर्थात शुरू में उपसर्ग लगा होता है,
जिन शब्दों के प्रारंभ में अर्थात शुरू में क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया गया है, आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि अव्ययभाव समास क्या है। तो जैसा कि ट्रिक में दर्शाया गया है कि यथा, प्र, प्रति, निर, अन, भर, अनु, आ और से प्रारंभ होने वाले सब सभी अव्ययभाव समास होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में दिया आमरण, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ क्या है, उपसर्ग है, तो आ से क्या हो गया, आमरण। उसके बाद प्रतिदिन, प्र से प्रतिदिन हो गया। उसके बाद अनुरूप, अनु क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया। आजन्म, आ उपसर्ग हो गया। यथासंभव, यथा आपको इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। प्रतिकूल, प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, इसके लिए इत्यादि। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम कुछ नोट पॉइंट में आपको इस प्रकार से लिख के दिए हैं, तो नोट पॉइंट चलिए आइए पढ़ लेते हैं। ये अव्ययभाव का ही नोट पॉइंट है। तो नोट पॉइंट में लिखा गया है आपको याद रखने के लिए। कभी कभी एग्जाम में कहते हैं कन्फ्यूजन हो जाती है कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। अर्थात जब आप देखिएगा कि एक ही शब्द यानी पुनरावृत्ति कर रही है, यानी दोहरा रही है, तो वो भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। कैसे, तो आप देख सकते हैं जैसे में हाथों हाथ, हाथ कितने बार है, 2 बार है, तो ये अव्ययभाव समास होगा। उसी तरह से घर घर, भागम भाग, दिनों दिन और धीरे धीरे, रातों रात। तो बच्चों ये जितने भी आप देख रहे हैं शब्द, ये सभी क्या है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, अव्ययभाव समास है। क्यों, क्योंकि आपको कहता है कि कई शब्द एक ही बार, कई शब्द जब दोहराते हैं तो वह अव्ययभाव समास होते हैं। अब समझते हैं हम लोग समास के दूसरा भेद। तो समास के दूसरे भेद में है वो है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इस प्रकार से दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होता है, लुप्त होता है, अर्थात गायब होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप देखिएगा कि जिस समास में कारक का जो विभक्ति होता है, जैसे कर्ता ने, कर्ण को, करण से, अगर जैसे से हो गया विभक्ति कारक का, कर्ता ने हो गया विभक्ति, ने हो गया विभक्ति, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में तत्पुरुष समास पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें कारक चिन्ह का चिन्ह जो है लुप्त होता है, गायब होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है राजकुमार, ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे विग्रह करेंगे, ये राजकुमार हो गया समस्त पद और ये विग्रह इसका हो जाएगा राजा का कुमार। अब यहाँ पे देख रहे का आ गया, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, तो ये सब विभक्ति होता है। उसी तरह से ये का हो गया कारक का विभक्ति चिन्ह। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, का लुप्त है यानी गायब है, का नहीं दिखाई दे रहा है। ये तब दिखाई देगा जब आप इसका समास विग्रह करेंगे। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। अगला जो है ये जैसे राजपुत्र, राजा, राजा का पुत्र, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम, पुरुषों है कि शिवालय अर्थात शिव का आलय, आलय का मतलब घर होता है। उसके बाद गंगा जल, गंगा का जल, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो आप जितना भी बीच में देख रहे हैं ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं ये सभी कारक का चिन्ह है। और इन जितने भी समस्त पद दिए हैं उस सभी में ये कारक चिन्ह क्या है, लुप्त है यानी गायब है। अब ट्रिक के माध्यम से तत्पुरुष समास को याद रख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है तत्पुरुष समास का ट्रिक। तो ट्रिक में दिया गया है शब्दों के बीच में विग्रह करने पर का आएगा, की आएगा, को आएगा, के लिए, में पर इत्यादि से आप पहचान सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। अब जानते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो बच्चों तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदांश तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष का क्या हो जाएगा, इसमें को का लोप हो जाएगा और इसमें से और के द्वारा का लोप हो जाए यानी गायब हो जाएगा। संप्रदान में के लिए का लोप हो जाएगा और अपदान में से तो होगा, लेकिन किसके से में देखो आप कारक में भी से है, करण में भी से है और यहाँ अपदान में भी क्या है, से है। तो दोनों में से है लेकिन दोनों का अलग अलग तरीके से। जैसे मैं इसमें
करण कारक में आपको जुड़ने के संबंध में होता है, और इसमें अपदान में क्या होता है, अलग होने के संबंध में। तो इसमें जो है से जो होगा, से का तो लोप होगा, लेकिन किसके लिए, अलग होने के लिए इसका प्रयोग होगा। उसके बाद संबंध है, तो संबंध क्या रहेगा, काके की का लोप रहेगा और अधिकरण में पर लोप रहता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद हम लोगों ने जाना। अब अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया। सबसे पहले समझते हैं इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा। वह समास जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतलाती है कर्मधारय समास कहलाती है। अर्थात जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द का क्या बतलाएगा, विशेषता बतलाएगा, तो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। अब इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से देखो आपके ट्रिक में दिया गया है, ऐसे पहला ट्रिक कहता है पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद की तुलना होती है यानी दूसरे पद की तुलना करते हैं, और तीसरा में दिया है विग्रह करने पर मध्य यानी बीच में जो है जो आएगा, या तो फिर है जो आएगा या फिर के आएगा, तब हम इससे पकड़ सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास के हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है और किस प्रकार से इनके उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कर्मधारय समास को। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि तीसरा में ट्रिक याद रखना है कि किसी भी समास कर्मधारय समास के किसी भी शब्द को अगर हम विग्रह करेंगे तो उसमें क्या आएगा, है जो आएगा या फिर के आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला है महापुरुष, तो इसको विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, है जो आया, इस प्रकार से पकड़ सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है जो इस प्रकार से दिया गया है। दूसरे में कहता है लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो आया, उसके बाद चरण कमल, ठीक है, कमल के समान चरण यानी के आया, उसके बाद मृग नयन, मृग के समान नयन। इस प्रकार से आप सभी में देख रहे हैं जो, किसी में है जो, किसी में के आता है। तो इस तरह से आपको पकड़ना है, यह कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। अब समझते हैं हम लोग समास के चौथा भेद। तो चौथा भेद बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो द्विगु समास में कहता है, अगला चौथा नंबर पे द्विगु समास। तो कहता है जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अर्थात आपको पकड़ना है कि जिसमें संख्या का बोध हो वह आपको द्विगु समास कहलाता है। आप ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं। जैसा हम कहते हैं कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है किसमें, तो द्विगु समास में। इसके एग्जाम्पल को इस प्रकार से दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो जैसे पहला में कहता है तिरंगा, और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो 3 रंगों का समूह, 3 आया तो ये हो गया संख्यावाचक। उसी प्रकार से त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, इसमें भी 3 आया। चौराहा, 4 राहों का समूह यानी 4 रास्तों का समूह, इसमें भी 4 आया। तो इस प्रकार से जिसमें भी संख्यावाचक यानी संख्या शब्द का प्रयोग हो तो वो समझ जाना है वो क्या है, तो वो आपका द्विगु समास होता है। ताकि ट्रिक हम इस पे ट्रिक आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है, कि ताकि आप ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में सही क्वेश्चन का टिक कर सकें। तो चलिए आप समझते हैं हम लोग समास के 5वां भेद। तो समास का जो 5वां भेद है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का सबसे पहले हम लोग परिभाषा को जानते हैं। तो द्वंद्व समास में कहता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको द्वंद्व समास को पकड़ना है कि आखिर कैसे हम लोग द्वंद्व समास को सही टिक लगा सकते हैं। तो द्वंद्व समास में आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि द्वंद्व समास को जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें और आएगा या फिर एवं आएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर आप इस तरह से आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस प्रकार इसे ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे ट्रिक में नंबर 1 में कहता है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थात अपोजिट होंगे, या फिर दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, आप देख रहे हैं इस बीच में डैश है, योजक चिन्ह इसे कहा जाता है। तो विग्रह करने पे योजक चिन्ह लगा रहता है, जैसे में एग्जाम्पल में इस प्रकार से दिया गया। तो हमने आपको बताया कि अगर द्वंद्व समास होगा तो द्वंद्व समास में या तो शब्द एक दूसरे के उल्टा होगा, या फिर बीच में और आएगा, या आएगा, या फिर एवं आएगा। तो चलिए इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे पाप
पुण्य, इसको हम कहेंगे क्या, पाप और पुण्य। और आया तो और से समझ सकते हैं कि कौन समास है, ये द्वंद्व समास है। उसी प्रकार से गुण दोष, तो गुण और दोष यह एक दूसरे का अपोजिट है यानी उल्टा है। उसी प्रकार से सुख दुख, सुख और दुख, अब देख रहे सभी के बीच में और आ रहा है, तो और आया जैसे ही और आ जाए हम समझ जाएंगे कौन समास है, द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से भाई बहन, भाई और बहन, सीता राम, सीता और राम, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके द्वंद्व समास के। अब है समास के छठा भेद, जो लास्ट है। समास के 6 भेद होते हैं, जो लास्ट में दिया गया है वो क्या है, तो वो है बहुव्रीहि समास। तो चलिए आइए समझते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो कहता है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रखेंगे। तो जैसा ट्रिक में दिया गया है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, तो एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। तो एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो है इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में जो दिया है वो कहता है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 है भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। तो यही आप देख सकते हैं जो विष्णु जी, ये आपका तीसरा अर्थ हो गया। उसी तरह से लंबोदर, लंब है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, गणेश जी का पेट जो होता है लंबा होता है, इसलिए इसके लंबोदर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी 10 भुजा किसके हैं, तो वो रावण के हैं। इसे हम समझ सकते हैं ये तीसरा आपका संकेत देता है। उसी प्रकार से गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से आपका 6 समास कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे कि समास जो हम लोग पढ़े हैं, कुछ समास के हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता करेगा। तो चलिए समझते हैं समाज से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन कहता है कि आजन्म कौन समास है, ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष और सी में अव्ययभाव समास और डी में बहुव्रीहि समास। तो जैसा कि आपको हम एग्जाम्पल में भी दिए थे, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। आजन्म जो है वो अव्ययभाव समास है। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में कहता है भला बुरा, भला बुरा कौन समास है, तो दो का जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। कैसे, आपको बताए थे हम कि द्वंद्व समास में एक दूसरे का शब्द क्या होता है, अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, और दोनों के बीच में और आता है। तो आप देख सकते हैं भला, और हम कह सकते हैं भला और बुरा। उसके बाद आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि बीच में क्या है, योजक चिन्ह दिया है यानी डैश दिया है, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। तो 2 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कहता है कि त्रिभुज में कौन समास है, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी में तत्पुरुष समास, सी में द्विगु समास और डी में बहुव्रीहि समास। तो 3 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में जो है 3 आता है और 3 क्या संख्या है, इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। चौथा प्रश्न, तो चौथे प्रश्न में कहता है, चौथा प्रश्न इस प्रकार से है जो दिया गया है। तो चौथे प्रश्न में कहता है नीलकमल में कौन समास है, तो चौथा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। नीलकमल में जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है, दीनानाथ में ... समास है। तो दीनानाथ में कौन समास है, तो 5वां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध तत्पुरुष समास से आपको बताया गया था कि तत्पुरुष समास में जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। छठा प्रश्न, तो छठे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी द्वंद्व समास में जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन ए में दिया उत्तर पद प्रधान, इस क्वेश्चन में कहता है जो इस प्रकार से द्वंद्व समास में, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है, तो ए में है
पूर्व पद प्रधान होता है, बी में दिया उत्तर पद प्रधान होता है, और सी में दिया है दोनों पद प्रधान होता है, और डी में दिया है नन। तो ये आपको जो है ये परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में कहता है त्रिवेणी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी में द्वंद्व समास, सी में नैन समास, और डी में दिया अव्ययभाव समास। जो 7 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। 8 नंबर प्रश्न। तो 8वें प्रश्न में कहता है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो 8वां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपको मैंने एग्जाम्पल में बताए थे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 9 में कहता है नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। अब है प्रश्न संख्या 10। तो 10 में कहता है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन समास है? और आपको हम बताए थे कि जिसमें उपसर्ग आवे तो वो आपको क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए प्रतिदिन में क्या प्रति उपसर्ग है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी अर्थात दाल और रोटी, तो और किस में आता था? तो वो आता था द्वंद्व समास में। इसका 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 में कहता है दशानन में कौन समास है? हम बताए थे 10 है आनंद जिसके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी। 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब है प्रश्न संख्या 13। तो 13 में कहता है राधे श्याम किस समास के उदाहरण है? आपको बताना है राधे श्याम जो है वो किस समास के उदाहरण है। तो 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। राधे और श्याम 2 आदमी हैं और लगेगा। अब है प्रश्न संख्या 14। तो 14 में कहता है राधा कृष्ण कौन समास है? तो 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। राधा और कृष्ण, इस बीच में देख सकते हैं योजक चिन्ह है, तो जिसमें और आवे योजक चिन्ह आवे यानी एक दूसरे का उल्टा हो तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। अब है 15। तो 15 में कहता है रसोई घर में जो समास है वह है, यानी आपको बताना कि रसोई घर में कौन समास है। तो 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास अर्थात रसोई के लिए घर। 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न में कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16 प्रश्न में कहता है पीताम्बर समास है। आपको बताना पीताम्बर कौन समास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न में कहता है यथाशक्ति कौन समास है। आपको हम इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही बता चुके थे। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें यथा जो है उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 18। तो 18 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है समास को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है समास की तोड़ने की क्रिया अर्थात समास को जब हम लोग विग्रह करते हैं तोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रह कहलाती है। प्रश्न संख्या 19। तो 19 में कहता है कौन सा शब्द अव्ययभाव समास है। आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कि कौन ऑप्शन ऐसा है जो क्या है अव्ययी भाव समास है। तो 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन में प्रति क्या है उपसर्ग है और जिसमें वो उपसर्ग आता है वो कहलाता है आपको अव्ययी भाव समास। अब इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में कहता है जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे डॉट डॉट समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।